नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ तो ले ली, लेकिन वो कितने दिन तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हरियाणा का जो मैटर है वो अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और याचिका डालने वाले, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जो वकील हैं वो हैं नरेंद्र मिश्रा जी। आज मैं खुद नरेंद्र मिश्रा जी के पास पहुंचा हूं, इस पूरे मामले को समझेंगे। आखिर मामला था क्या और क्या उम्मीदें हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो मामला है कि 20 सीटों पर दोबारा चुनाव होगा, इसके बारे में बताइए पहले। देखिए, मेरे पिटीशन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पिटीशन का जो पार्ट है उसमें यह था कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ है 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत सारी ईवीएम मशीनें 100% चार्ज पाई गई, जिसमें 20 से 25 विधानसभाओं की लेकर के ये डेटा है। मशीन बोलिए बस। करेक्ट। तो 20 से 25 मशीनें जो हैं उनमें उनकी बैटरी चार्ज पाई गई। जब वो चार्ज पाई गई तो संबंधित जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, उस पार्टी के एजेंट्स भी जो थे, उन लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर को वहीं पर प्रेजेंटेशन दिया कि ये कैसे हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो और उस डिवाइस को बिना आउटर रिसोर्स के कैसे वो चार्ज हो सकती है। पहली बात। दूसरी बात इसी के साथ में था कि जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कोई भी डिवाइस, वर्ल्ड की डिवाइस कोई भी ले लूँ, उस डिवाइस को चार्ज होने के लिए कुछ न कुछ बाहरी सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चाहे किसी भी तरीके से पड़े, पर कोई एनर्जी, क्योंकि फिजिक्स कहती ही है एक एनर्जी को कन्वर्ट होने के लिए दूसरी एनर्जी में ही जाके कन्वर्ट होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो मशीनें यूज की गई थी चुनाव में, उन मशीनों को पूरे चुनाव के दौरान पर रखा, उसमें ट्रायल हुआ। उसी के बाद वो चुनाव में पूरी मशीनें यूज नहीं पूरा दिन भर। फिर उसके बाद 7 बजे, लगभग माना जाता है कि 7 बजे तक में मशीनें चुनाव के उस पोलिंग बूथ से बंद हो गई होंगी। जब वो सारी चीज़ें बंद हो गई तो उसके बाद सबसे बड़ा विषय यह है कि वो उन मशीनों में बैटरी कुछ न कुछ, जाहिर सी बात है कि दिन में कम हुई होगी, और वो जब कम हुई तो उस कम होने के बाद में वह बैटरी जितने % रिमेन बची हुई थी, वो बैटरी कैसे चुनाव के दिन पर, यानी काउंटिंग के दिन पर, कैसे वो बैटरी 100% या 99%, 78%, 70%, 88% ऐसे समथिंग कैसे आ गई। यह प्रश्न का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो अपने तरीके से देता है कई सारे याचिकाओं में या किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन में, वो कहता है कि ऑटोमेटिक हो जाता है और ये कोई गड़बड़ी नहीं है। ऑटोमेटिक कैसे हो सकता है? यदि ऐसा संभव है तो पूरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने की, यानी पावर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। इवन इलेक्शन कमीशन को भी गाइडलाइन पूरे भारत देश को इस डिवाइस के बारे में बता देना चाहिए। इसी के साथ में भारत देश की जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने भी यह बोला है कि इस डिवाइस में ऐसा कुछ भी नहीं है। याचिका है उसके बारे में बताइए पहले। करेक्ट, उसी के ग्राउंड में बोल रहा हूँ। ये सारे हमारे याचिका के ही ग्राउंड थे। पहला पॉइंट हुआ तो 100% मशीन की बैटरी कैसे चार्ज पाएगी, इसका जवाब कुछ भी नहीं था। इसको लेकर के हम गए थे, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इसका सबसे बड़ा पॉइंट, फर्स्ट टर्न आउट डेटास टू पब्लिश्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 7:20 पर पहला पब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटास को, और वो डेटा वो वाला होता है जिसको 7 बजे वो रिसीव करता है। ठीक, यानी 20 मिनट्स के अंदर में उसने उसको कर दिया, पब्लिश कर दिया। नेक्स्ट टर्न आउट डेटास, यानी सेकंड टर्न आउट डेटास, वो आता है 11:45 पर। उसको जो पब्लिश किया जाता है वो किया जा रहा है 11:56 पर। बात समझ में आ गई होगी। यानी वहाँ पर 10 मिनट, शुरू वाले में 20 मिनट का। अब इसके बाद एक डेटा और पब्लिश किया जाता है जो 2.330% समथिंग है। पहले वाले डेटास में परसेंटेज 61 पॉइंट समथिंग है, दूसरे वाले में डेटा जो है वो 65.65 है, थर्ड वाले में जो है वो नेक्स्ट है। थर्ड वाले में जो डेटा 2.33 समथिंग जा रहा है वो आ रहा है 67.90 के आसपास। वो डिसाइडिंग डेटा है, वो फॉर्म 17C से डिफरेंट डेटा है। यानी फॉर्म 17C जो होता है जिसमें मेल और फीमेल कितने हैं उस पोलिंग पर, कितने सारे वोटर्स हैं उसमें, और कितनी वोट पड़ी है, कितने थर्ड जेंडर हैं, उनकी कितनी वोट रही है, ये सारे चीज़ों का पूरा डिटेल्स होता है। उससे वो मिसमैच करता है। कांग्रेस पार्टी ने इसका प्रेजेंटेशन दिया था,
उस प्रेजेंटेशन में कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा डेलीगेट्स जो कांग्रेस पार्टी का था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिला और मिलकर के इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया। जब ये सारी चीज़ें हैपन हो गई, वहाँ पर हो गई, अब वो 9 तारीख को ये सारी चीज़ों की घटनाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पर घटी थी। पर सवाल यह उठता है कि 9 तारीख से कल सीएम की ओथ हो रही है, हुई, और हमने जाकर के कोर्ट में मेंशन किया कि हमारा प्रेजेंटेशन डिसाइड कर दिया जाए, या हमारे प्रेजेंटेशन को डिसाइड करने को लेकर के कि उस प्रेजेंटेशन को डिसाइड कर दिया जाए, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। 10 दिन हो गए हैं, लगभग मोटा मोटा 10 दिन हो गया है। कोर्ट से मेरी यही मेंशनिंग थी। दूसरा 20 जो विधानसभा चुनाव हैं, सीटें जो प्रभावित सीटें हैं, 5 और भी आई हैं, पर 20 की ही मैंने मेंशन किया था। उन सारी चीज़ों को आप कोर्ट को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप उसको डायरेक्शन दीजिए कि उसका प्रेजेंटेशन पहले, यानी 20 सीटें और जो इलेक्शन कमीशन के पास कांग्रेस की जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर के था। सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुने हुए किसी मैटर को सीधा बोलना शुरू कर दिया कि मिस्टर दिस पिटिशंस आई विल इम्पोज द कास्ट। मतलब कोई भी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट। एक मिनट यहाँ थोड़ा दर्शकों को क्लियर करिए। जब आप हियरिंग के लिए गए और इस मामले को उठाया, आपने क्वेश्चन किया, जब भी याचिका आपने रखी, तो फिर रिएक्शन आया सीजीआई साहब का? इमीडिएट रिएक्शन आया। मैं उस लाइन को बोलना चाहता हूं पूरे भारत देश के दर्शकों को। हिंदी भी करिएगा? हाँ, हिंदी भी करूंगा, इंग्लिश भी करूंगा। जो मैंने कोर्ट में बोला है, जस्ट आई एम मतलब सेइंग देयर, मैंने ये लाइनें जो बोल रहा हूं यही मैंने कोर्ट के सामने बोला। और कोर्ट ने क्या मुझे बोला है, भारत देश की जनता खुद कमेंट करके बताया ना कि क्या भारत देश की जो प्रथाएं चल रही हैं, इलेक्शन कमीशन की कुछ गड़बड़ियां आ रही हैं, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदमी ना जाए तो कहाँ जाए। इसका मतलब है कि डायरेक्टली तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब चाहते हैं कि जो सिस्टम चल रहा है वो चलेगा, चाहे धांधलियां हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई गड़बड़ी हो। इट्स नॉट अ पॉइंट हियर, पॉइंट इज। अब मैं बोल गया, अब बोलना चाहता हूं। आई मेंशन्ड दिस मैटर्स इन दिस वर्ड्स, लॉर्डशिप्स, आई एम प्रेजेंटिंग दिस मैटर्स which is related to the elections of Haryana 2024 legislative assembly elections. Lordship, there all I filed these petitions. There is in Haryana that the 20 legislative assemblies having the mismatched data. Likewise, the battery has been found out the 100% to 70%. First, second is the 2 turnout data, 3 turnout data. This is my word. Lordship, urgency is here कि 2 days the chief minister of the Haryana elected government is taking the oaths. कोर्ट ने पूछा whom, मैंने बोला लॉर्डशिप्स, स्टेट ऑफ द हरियाणा। आफ्टर दैट कोर्ट इज बिल्कुल डिफर हो गई। और हाँ, अब इसके मतलब ये था मेरा कि मैंने जो कोर्ट से बोला कि लॉर्डशिप, मेरा मैटर हरियाणा चुनाव को लेकर के, हरियाणा चुनाव से संबंधित है और इसमें इस मैटर को जल्दी से सुना जाए। मेरा प्रेजेंटेशन सिर्फ इतना है कि जो हमने प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रेजेंटेशन दी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, और उसको डिसाइड नहीं किया गया अभी तक, उसको डायरेक्शन देना है। तो पूछ लिया उन्होंने, कोर्ट ने, किसका है, क्या है, तब हमने उनको बताया कि हरियाणा चुनाव का है। इसके बाद तो कोर्ट सीधा बिफर गई। 3 वर्ड्स में उनके बोलना चाहता हूं आप सबके सामने। उन्होंने बोला, चुनी हुई सरकार को मैं कैसे रोक सकता हूं, अर्थात आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, कोई भी गड़बड़ी हो, कुछ भी हो, आपको उससे मतलब नहीं था, सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि चुनी हुई सरकार आपने मान लिया है। सेकंड पॉइंट, उसके बाद बोला कि मैं ये जो आपकी पिटीशन है उस पिटीशन पर हैवी कॉस्ट करूंगा। हमने सीधा बोल दिया कि लॉर्डशिप, विदाउट सीइंग द पिटीशंस हाउ कैन इट पॉसिबल, प्लीज सी माय पिटीशंस, आफ्टर दैट यू विल डिसाइड हियर। यानी पहले मेरी आप पिटीशन को देखो, उसके बाद ना डिसाइड करोगे कि कॉस्ट इंपोज करना है या क्या करना है। इस तरीके से कोर्ट में वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दबाव बनाया। फिर उसके बाद कोर्ट ने बोला, मेरी फिर से बोला, मैं लॉर्डशिप्स, आई विल प्रोवाइड टू द पिटीशन कॉपीज, मैं दे रहा हूँ आपको कॉपी, आप देखिए उसको। तो उन्होंने बोले कि मैं मैटर्स की जो वो है, यानी 1 मिनट, सीजीआई साहब ने आपको कहा कि हम आप पे इम्पोज करेंगे, मतलब जुर्माना लगाएंगे। करेक्ट, ये धमकी माना जाए इसे, जो भी है आप समझ सकते हैं। मैंने जो कोर्ट के वर्डिक्ट रहे, मतलब कोर्ट के कमेंट रहे, उसको मैं आपके सामने पब्लिकली बोल रहा हूँ, पूरे भारत देश की जनता से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द रिलेटेड ऑफ द मशीन इशूज, दिस इज द रिलेटेड ऑफ द बैटरी इशूज, विच इज द रेगुलराइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
जो रेगुलराइज किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें चीफ जस्टिस की जो प्रतिक्रिया वो मैं बोलना चाहता, यानी आधे मिनट के सेंटेंस में मेरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सारा वो सब कुछ सुना दिया कि जैसे कोई मैं पिटीशन जो इलेक्शन को मैंने चैलेंज किया, उसको लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सारी दौलत मैंने छीन ली। मैं ऐसा क्यों हुआ होगा? आपने क्या उम्मीद की थी सीजेआई साहब ऐसा बर्ताव करेंगे आपके साथ? मैं ज़रा भी नहीं उम्मीद किया था, नहीं तो मैं उस मेंशनिंग को न करता। मैं आप लोगों से सच बोल रहा हूँ, मुझे यह नहीं पता था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बैठे हैं पोस्ट में, क्योंकि इसके पहले की पिटिशनों में उन्होंने हमें खुल के बोला था कि मिस्टर काउंसिल्स यू आर वेरी लेट, आप बहुत लेट हैं। और इसके साथ में यह भी बोलते हुए स्पष्ट किया कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉर्म, गवर्नमेंट इज रनिंग, हाउ कैन इट पॉसिबल। गवर्नमेंट पहले से बन चुकी है, गवर्नमेंट रन हो रही है, तो हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने बोला, तो मुझे लगा कि अभी गवर्नमेंट यहाँ फॉर्म नहीं हुई है, गवर्नमेंट अभी रन नहीं की है, ओथ की तैयारियां हो रही, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया, नहीं तो मैं मेंशन नहीं करने वाला था। इसके बाद कोर्ट ने जब इन चीज़ों को बोला तो हमने पिटीशन की कॉपी पहुंचा दिया। कोर्ट के पास वैसे भी अंदर से कॉपी आ गई थी मेरी पिटीशन की। 4 बजे से मैटर की सुनवाई पर लगा, आइटम नंबर 34 हुआ और लिस्ट हुआ। उसके बाद कोर्ट ने मेरे मैटर्स को सुना और उसके बाद उसको रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से कि अब चुनाव में जो भी गड़बड़ियाँ हों, जो भी धांधलियाँ हों, कोई भी व्यक्ति किसी कोर्ट में न जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले से मान लेते हैं, या कोई भी कोर्ट संबंधित सबऑर्डिनेट कोर्ट उनकी बातों को फॉलो ही करेगा। तो क्या भारत देश में यही डेमोक्रेसी है? यही मैं, और इस चीज़ को आज मैं फिर से यानी सर आप भी निराश हैं, आगे की लड़ाई मुश्किल है। कोर्ट जिस तरीके से बिहेव कर रही है आपके साथ में, वो आप सबके सामने, पूरे भारत देश की मीडिया के सामने, पूरे देश की जनता के सामने, कि अपोजिशन के साथ क्या हो रहा है, अपोजिशंस के वकीलों के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ में जो लोग कोर्ट में मैटर उठा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, देश के सामने जो बड़ी बड़ी पिटीशन आ रही हैं इलेक्शन से संबंधित या रनिंग गवर्नमेंट से संबंधित, उनके साथ में क्या हो रहा है। इसके साथ में यह भी अब स्पष्ट हो गया कि पूरे भारत देश की जनता जो है, वह भारत देश की जनता क्या रास्ता लेगी, यह भी एक बड़ा विषय है। किस कोर्ट में जाए, किस जनता के दरबार में? कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटायरमेंट से पहले वो सब कुछ सेटअप कर रहे हों, 11 नवंबर को रिटायरमेंट ले रहे हैं? देखिए, वो तो उनका व्यक्तिगत मामला, मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, क्या है उनके मन की बातें मैं नहीं जानता, पर जो चीज़ें हैं मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। लक्षण तो दिख रहे हैं ना, इससे प्रधानमंत्री से मुलाकात की उन्होंने, वो तो पूरा प्रधानमंत्री के राय में ही चल दिए जैसे वो सीबीआई ईडी को लगा करके अपोजिशन को बैन करते हैं और ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ऐसी पिटीशनों पर हम जो है तो कॉस्ट इम्पोज करेंगे, ये करेंगे, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो थ्रेट है पूरा तरीके से, इस मतलब उसको स्कोल्डेड करना हुआ, तो इस तरीके से है। तो ऐसी डांट फटकार भी सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को पड़ जाती है। देखिए, मैं देश की जनता से आज बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मुझे जो डांट खाना पड़े मैं खाऊंगा और फटकार भी खाऊंगा, मुझे कोई इश्यूज़ नहीं है। पर मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि देश सुरक्षित रहे, सेव रहे। आप अपने पूर्वजों को उदाहरण के तौर पर देख लिया होगा आप लोगों ने कि ऐसी बहुत सारी कोर्टें रही हैं, बहुत सारी जनता के सामने, बिडसरों के सामने लोगों को लड़ना पड़ा है, पर उसके बावजूद भी भारत देश में ऐसी चीज़ें लड़ते रहे हमारे सब आपके पूर्वज। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो। थैंक यू, शुक्रिया। तो आपने ये वीडियो देखा, हालांकि इस खबर पर बहुत सारे एंगल चल रहे हैं कि सर ने लड़ाई कर ली, सर ने झगड़ा कर लिया, इनको डांट दिया, फटकार दिया, जुर्माना लगा दिया, इस तरह की खबरें इनके बारे में चल रही हैं, क्योंकि ये वो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो वकील जो सीधे मामले को मैटर लिस्ट करते हैं। कोई भी मुद्दा आता है देश में तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को लेकर पहुंचते हैं। ये वो वकील हैं, ये सिर्फ बोलने वाले वकील नहीं हैं, ग्राउंड पर, धरातल पर लड़ाई करने वाले वकील हैं। नाम है नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा की बातें आपको कैसी लगी, इनकी बातों से कितने सहमत हुए आप, कौन सी बातें इनकी अच्छी लगी, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।